नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है कोमल ओबरॉय ने। कोमल जी, आपने पहले भी सवाल पूछा था और उस वक्त उस सवाल में आपने सिर्फ एक ही फंड का जिक्र किया था, एचडीएफसी डिफेंस फंड का। तो इस बार जब आपने सवाल भेजा है तो इसमें और भी फंड्स बताए हैं, तो मैं आपको इसका विस्तार से जवाब दूंगा। और आपने कहा है कि जुलाई 2003 से आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी और 15 साल में 1 करोड़ का आपको कॉर्पस इकट्ठा करना है। और आप जानना चाहते हैं कि क्या पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस आपको करने चाहिए। आपके पास है एचडीएफसी डिफेंस फंड, जिसमें 4000 रुपीज़ की एसआईपी है। एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड में आपने 10,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट किए हुए हैं। आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 2500 रुपीज़ की एसआईपी है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड में 2500 रुपीज़ की एसआईपी है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 2500 रुपीज़ की एसआईपी और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2500 रुपीज़ की एसआईपी, यानी कि कुल मिलाकर 14,000 पर मंथ की आप एसआईपी कर रही हैं और 10,000 का आपने लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग फंड में। यदि 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करते हैं तो 15 ईयर्स के बाद 67 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। आपका टारगेट है 1 करोड़ का। हालांकि मैं कहूँगा कि 1 करोड़ का टारगेट भी बहुत कम है, क्योंकि यदि 6% का इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर हम मानकर चले तो 1 करोड़ की वैल्यू आज से 15 साल के बाद लगभग आज के 42 लाख के आसपास रहेगी। इसके लिए आपको टारगेट बढ़ाना चाहिए। लेकिन वैसे भी यदि आपको 1 करोड़ भी अचीव करना है तो मैं कहूँगा कि 10% से तो कम से कम स्टेप अप कीजिए। 10% से यदि आप स्टेप अप करती हैं तो आप 1 करोड़ 16 लाख रुपए की उम्मीद कर सकती हैं 15 ईयर्स के बाद। तो 10% से तो आपको स्टेप अप करना ही है, लेकिन जितना अधिक से अधिक हो सके आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड 1 करोड़ रुपये इकट्ठा कर सकें। ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप डिफेंस फंड में एसआईपी कर रही हैं। आप को मैं बता दूं कि डिफेंस फंड या मैन्युफैक्चरिंग फंड ये थीमेटिक फंड्स हैं और थीम्स या सेक्टर्स रोटेट होते रहते हैं। किसी वक्त पर कोई थीम अच्छा परफॉर्म करती है और फिर जब वो प्ले आउट हो जाती है तो ज़रूरी होता है कि आप वहाँ से एग्जिट करें और दूसरी थीम में स्विच करें। आपने ये भी देखा होगा कि एचडीएफसी थीमेटिक फंड जितना अच्छा पहले परफॉर्म कर रहा था, हमने इसमें काफ़ी गिरावट भी देखी। तो मेरी राय यह है कि आप इसमें एसआईपी रोक दें। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वहाँ पर आप इन्वेस्टेड रहें और फिर से जब यहाँ पर तेज़ी देखी जाए तब आप एग्जिट कर सकती हैं। और ये जो पैसे हैं जो यहाँ पर आप एसआईपी कर रही हैं, उसे आप अपने एग्जिस्टिंग फंड्स जैसे कि निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड आपके पास है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है, उनमें आप ऐड कर सकती हैं। एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड में जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है वो आप फिलहाल रहने दें और वहाँ भी आप नज़र बनाए रखें। 3-4 साल के बाद जब आपको लगे कि ये थीम जो है अब चल चुकी है और आगे आपको यहाँ से दूसरी थीम में स्विच करना चाहिए, तो सही समय पर आप ये निर्णय जरूर ले लें। बाकी जो आपके पास डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं जिनमें आप एसआईपी कर रही हैं वो अच्छे फंड्स हैं, उनमें आप एसआईपी जारी रख सकती हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है सुरेश धनकेच्छा ने और आपने बताया कि आप 1 साल से मेरे वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और आपने कहा है कि आपने कई बार अपना पोर्टफोलियो मुझे भेजा है। तो एनीवे आज आपका नंबर आ गया है, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। आपने कई फंड्स में एसआईपी की हुई है, 9 फंड्स हैं आपके पास। पहली पहली राय तो यह है कि फंड्स कम रखिए पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो एनालाइज करना, उसको मॉनिटर करना और कभी रीबैलेंस करने की ज़रूरत पड़े तो वो करना सब आसान रहता है। ज़्यादा फंड्स पोर्टफोलियो में रहने से ये सब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर फिलहाल मैं फंड्स के नाम पढ़ देता हूँ। आईसीसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 3,000 रुपीज़ की एसआईपी है। आईसीसी प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड में 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 3,000, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 1,000, कोटक स्मॉल कैप फंड में 1,000, टाटा स्मॉल कैप फंड में 2,000, एसबीआई मिड कैप फंड में 1,000 और एसबीआई डिविडेंड यील्ड फंड में 4,000 रुपीज़। साथ ही आपने कहा है कि एनपीएस में आप 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं और एज है 45 ईयर्स की, 15 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट है और आपको 2 करोड़ रुपये इकट्ठे करने हैं। अभी तक आपने 5 लाख रुपये इकट्ठा कर लिए हैं। तो कुल मिलाकर 9 फंड्स में एसआईपी और एक एनपीएस, 10 स्कीम मान लीजिए। और टोटल जो एसआईपी है वो आपकी सब मिलाकर, मतलब एनपीएस में जो 5,000 रुपये आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको भी मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ, तो 27,000 रुपीज़ पर मंथ होते हैं।
तो 15 ईयर्स में 12% के CAGR पर आप 1,56,00,000 रुपए इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि 5 लाख रुपए ऑलरेडी आप इकट्ठा कर चुके हैं। आपका टारगेट है 2 करोड़ का, थोड़ा SIP का अमाउंट बढ़ाना होगा। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर 10% से आप स्टेप अप कर सकते हैं, हर साल 10% से SIP अमाउंट को बढ़ाते रहेंगे, तो ऐसे में 15 साल के बाद आप लगभग 2,51,00,000 रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। और जैसा हमेशा मैं कहता हूं कि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। यदि हम 6% का इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर मानकर चलें, तो 15 साल के बाद जो 2,51,00,000 रुपए की मैं उम्मीद कर रहा हूं 12% के CAGR पर, उसकी वैल्यू आज के लगभग 86 लाख के आसपास ही रह जाएगी। तो इसलिए आपको स्टेप अप तो जरूर करना ही चाहिए, ताकि आप ये जो 2,51,00,000 यहाँ पर कैलकुलेशन में निकल कर आ रहे हैं, उतना तो हो ही पाए, लेकिन इससे भी अधिक आपको इकट्ठा करना चाहिए। तो जितना अधिक से अधिक हो सके, समय समय पर आप स्कीम्स में टॉपअप भी करते रहें। फंड सभी अच्छे हैं आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन एक फंड आपने हाइब्रिड फंड रखा हुआ है। यदि ये आपका निवेश 15 साल का है, बीच में आपको लगता है कि पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो हाइब्रिड फंड की बजाय आप यदि अगेन इक्विटी फंड्स में निवेश करेंगे तो बेहतर होगा। आप इन पैसों को भी किसी एक डाइवर्सिफाइड फंड में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इसमें ऐड किया जा सकता है। लेकिन हाँ, पोर्टफोलियो में डेट का होना भी ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो आप इक्विटी रख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के गोल्स के लिए, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट के जरिए हो या फिर डेट ओरिएंटेड फंड्स हो या किसी भी माध्यम से, आपका एलोकेशन डेट में भी रहना चाहिए। लेकिन यदि बात 15 साल की हो किसी गोल को लेकर, तो आप इक्विटी फंड्स में SIP करेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल, जो पूछा है के नागभूषण राव जी ने। और राव साहब, आपने बताया कि आपके पास है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में 3,000 रुपये की SIP है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3,000 रुपीज़ की SIP है, JM फ्लेक्सी कैप फंड में 3,000, कोटक मल्टी कैप फंड में 3,000, बंधन स्मॉल कैप फंड में 2,000, महिंद्रा मेनुलाइफ स्मॉल कैप फंड में 1,000 और मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप इंडेक्स फंड में 2,000, साथ ही HDFC डिफेंस इंडेक्स फंड में 2,000 मंथली SIP चल रही है, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड में 11,000 रुपये लमसम भी आपने इन्वेस्ट किए हैं। इन्वेस्टमेंट होराइजन है 8 साल का और अभी तक 98,000 रुपीज़ आप इकट्ठा कर चुके हैं। मंथली SIP 19,000 की है और आपकी एज है 52 ईयर्स की। पहली बात बता दूं कि आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अग्रेसिव है। ऐसा लगता है कि आपने रिसेंट में, यानी कि रिसेंट की बात कर रहा हूँ, ये मार्केट गिरने से पहले, अब तो खैर पिछले कुछ दिनों में मार्केट में अच्छा करेक्शन देखा गया है, लेकिन उससे पहले या जब से आपने निवेश की शुरुआत की, आपने तेजी को देखते हुए मार्केट में इन स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है और आपने बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया है। स्मॉल कैप, मिड कैप और यहाँ तक कि माइक्रो कैप फंड भी आपने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं, और वो भी तब जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन सिर्फ 8 साल का है। माइक्रो कैप, स्मॉल कैप के लिए मैं तो कहूँगा कि कम से कम 10 साल का आपके पास समय हो, आप बहुत यंग हो, तभी आपको ऐड करना चाहिए। अदरवाइज माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मतलब माइक्रो कैप तो इंक्लूड ना करें पोर्टफोलियो में तो बेहतर है, और स्मॉल कैप में भी आपका एक्सपोजर बहुत कम होना चाहिए, और स्पेशली यंग एज में आप स्मॉल कैप में करें जहां पर लंबा वक्त हो आपके पास, तभी ये उचित रहता है। उसके अलावा आपने थीमेटिक फंड्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है जहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और साथ ही जो आपने डाइवर्सिफाइड फंड्स लिए हुए हैं जैसे कि JM फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये फंड्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन ये फंड्स अपनी कैटेगरी में थोड़ा रिस्क वाले फंड हैं, इनमें ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि इनका जो, यदि मैं बात करूँ मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की, तो पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है। आप जब मार्केट में तेजी देखेंगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन जब पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो वहाँ पर जोखिम भी ज़्यादा होता है। तो फंड्स अच्छा है, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं दिखाई देता है। और उसके साथ ही JM फ्लेक्सी कैप फंड, यदि मैं बात करूँ पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो वहाँ पर जोखिम कम है, या HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में जोखिम कम है JM फ्लेक्सी कैप फंड के मुकाबले। तो विद इन कैटेगरी भी यदि देखेंगे तो आपने बहुत ही अग्रेसिव फंड्स लिए हुए हैं, और सिंपली क्योंकि अग्रेसिव हैं, मार्केट में तेजी जब थी तो इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है,
और उस परफॉर्मेंस को देखकर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरी राय ये है कि जिस हिसाब से 8 साल के बाद आप चाहते हैं कि आपके पास पूंजी इकट्ठा हो, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 8 साल का है, तो आपको यहाँ पर बदलाव करने चाहिए। और यदि मैं बात करूँ कि कितना पैसा बन सकता है, तो यदि 12% के CAGR पर कैलकुलेट करें तो करीब 32 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 8 साल के बाद। तो मेरा सुझाव आपको ये है कि आप 4 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखिए SIP के लिए। उसमें एक आपके पास में लार्ज एंड मिड कैप फंड हो सकता है, ठीक है। अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप को कम कर देंगे या उसमें SIP रोक देंगे, तो फिर मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोटक मल्टी कैप फंड में बिल्कुल आप जारी रख सकते हैं अपनी SIP। तो 2 फंड्स ये होंगे। उसके अलावा एक फ्लेक्सी कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और ठीक है, यदि JM फ्लेक्सी कैप फंड में आप रहना चाहें तो JM फ्लेक्सी कैप फंड में कंटिन्यू कीजिए, लेकिन ये तब जब आप माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में अपनी SIP रोकेंगे तब, क्योंकि JM फ्लेक्सी कैप के जरिए और कोटक मल्टी कैप फंड के जरिए भी आपको मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। उसके अलावा एक फ्लेक्सी कैप फंड आप और ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और वो हो सकता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि इससे आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिलेगा ज़्यादा और साथ में थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को भी ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से 3 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में से ही आप रख सकते हैं, और एक फंड जैसे मैंने कहा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। तो इन 4 फंड्स के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी SIP जारी रख सकते हैं। और यदि आपको 8 साल के बाद में यहाँ से SWP शुरू करनी हो, तो ऐसे में मेरी राय ये भी होगी कि आप और उससे 2-3 साल पहले, यानी कि अब से 5 साल के बाद में ही आप जो टोटल पैसा इकट्ठा होगा उन्हें हाइब्रिड फंड्स में या कुछ डेट ओरिएंटेड फंड्स में स्विच कर सकते हैं, ताकि यदि लास्ट में मार्केट में गिरावट आए तो आपको नुकसान का सामना ना करना पड़े। लेकिन यदि ऐसा है कि 8 साल के बाद आपको अपना इन्वेस्टमेंट रोकना है, लेकिन पैसों की एक साथ आपको कोई ऐसी खास ज़रूरत उस वक्त पर ना हो, तब उस केस में आप इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं, या आगे चलकर आप इसे स्विच करने के बारे में, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के बारे में सोच सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा मनीष गौड़ ने। मनीष गौड़ जी, आपने बताया कि आपके पास में बहुत सारे फंड्स हैं। HDFC मल्टी कैप फंड में 5,000 रुपये, ICICI प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड में 5,000 रुपये, एक मल्टी कैप है, एक मल्टी असेट है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप है 5,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 5,000, JM फ्लेक्सी कैप में 5,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 5,000, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 5,000, टाटा स्मॉल कैप फंड में 5,000, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप फंड में 5,000 और PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड में 1,000 रुपीज़। साथ ही एडलवाइज US टेक्नोलॉजी फंड में 1,000 और फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फंड में 1,000। 3 स्कीम है इंटरनेशनल में आपके पास में, और माइक्रो कैप फंड भी है। काफ़ी अग्रेसिव पोर्टफोलियो है, 10 साल का नज़रिया है। टोटल 12 स्कीम है आपके पास में। 10 लाख रुपए लमसम आप इकट्ठा कर चुके हैं। 48,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP है। यदि 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट मानकर मैं कैलकुलेट करूं तो 10 साल के बाद करीब 1,39 लाख रुपीज़ आप इकट्ठा कर पाएंगे। और यदि 10% से स्टेप अप करते हैं तो उन्हीं 10 सालों में आप करीब 1,88,00,000 1,88 लाख की उम्मीद रख सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पोर्टफोलियो बहुत अग्रेसिव है। यदि आप थोड़ा सा पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहें तो आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में एक्सपोजर कम कर सकते हैं, और आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इन फंड्स में SIP का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में भी SIP का अमाउंट बढ़ाया जा सकता है। यदि पोर्टफोलियो में थोड़े बदलाव करेंगे तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यदि आप जोखिम लेने के लिए तैयार हैं तो आप इन फंड्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। फंड्स अच्छे हैं लेकिन पोर्टफोलियो काफ़ी रिस्की है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा धर्मेश शाह ने। धर्मेश जी, आपने कहा है कि आप मेरे प्रशंसक हैं और USA से आपने सवाल भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी एज है 56 ईयर्स की और अब आप SIP शुरू करना चाहते हैं। आपने कहा है कि 75,000 रुपीज़ पर मंथ की आप SIP करेंगे, जिसमें से 25,000 रुपीज़ HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में और 25,000 रुपीज़ ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में आप इन्वेस्ट करेंगे SIP के जरिए। तो 50,000 रुपये यहाँ हो जाएंगे और 5 साल के लिए आप यहाँ पर SIP करेंगे। उसके बाद आप इससे SWP करना चाहेंगे। साथ ही जो बाकी 25,000 बचे उसको आप दूसरे फंड्स में निवेश करना चाहते हैं और उसके लिए ICICI प्रूडेंशियल
निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5,000 रुपये 15 साल के लिए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 रुपये 15 साल के लिए, और बाकी बचे 15, यानी कि आप क्योंकि 25,000 की बात कर रहे थे तो 5,000 रुपये किसी निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में और एक साथ में स्मॉल कैप फंड में। तो इस तरह से एक स्मॉल कैप फंड, एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, एक फ्लेक्सी कैप फंड और साथ ही एक होगा आपके पास में मिड कैप फंड। तो इस तरह से 25,000 रुपये को आप निवेश करना चाहते हैं 15 सालों के लिए। तो आप जानना चाहते हैं कैसी प्लानिंग है। देखिए, मुझे थोड़ा सा ये बात नहीं समझ रही है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि 5 साल के बाद आपको एसडब्ल्यूपी करनी है, दूसरी तरफ आपके पास पैसा है जिसे आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं 15 साल के लिए। तो हम एसडब्ल्यूपी तब करते हैं जब हमें अपना कैश फ्लो मैनेज करना होता है। यदि आपके पास पैसे हैं कैश फ्लो मैनेज करने के लिए तो आप एसडब्ल्यूपी ना करें, बल्कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। और यदि 5 साल के बाद एसडब्ल्यूपी की ज़रूरत है तो अलग से जो आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी की बात कर रहे हैं उसके बारे में ना सोचें। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो प्लानिंग है ये मुझे थोड़ी सी यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है। तो यदि आपके पास में कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे में आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करें, आप एसडब्ल्यूपी के जरिए पैसे विड्रॉ ना करें। और ये हो सकता है कि जो पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो बैलेंस पोर्टफोलियो हो, जहाँ पर आपके पास में हाइब्रिड फंड्स भी हों और इक्विटी फंड्स भी हों। स्मॉल कैप फंड को आप स्किप कर सकते हैं। आप ज़्यादा जो निवेश है वो आप लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप और थोड़ा मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हाइब्रिड फंड्स के लिए जो फंड्स आपने चुने हैं वो फंड्स सही हैं, उनमें भी आप एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो आपने कहा कि 5 साल के बाद एसडब्ल्यूपी शुरू करनी है और एक तरफ आप एसआईपी भी जारी रखना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे क्लैरिटी नहीं लग रही है। ये दोबारा से कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं फिर से इसका जवाब दे पाऊँ। और साथ ही जैसे आपने कहा है कि निफ्टी 50 फंड में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, तो आप एक निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लें तो आपको निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों ही स्टॉक्स उस फंड के पोर्टफोलियो में मिल जाएंगे। स्मॉल कैप अलग से ना करें, एक मल्टी कैप फंड आप ऐड कर सकते हैं। उस मल्टी कैप फंड के जरिए आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल सकता है। कोटक मल्टी कैप फंड मेरे हिसाब से एक सही चॉइस हो सकती है। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है रविंद्र सिंह जी ने। और रविंद्र सिंह जी आपने सवाल पूछा है देहरादून से, और आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में एसआईपी कर रहे हैं 11,000 रुपीज़ पर मंथ की, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में 5,000 रुपीज़, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 3,000, एक्सिस ब्लू चिप फंड में 64,000 लमसम किए हुए हैं, और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड में भी आपने 39,000 लमसम में इन्वेस्ट किए हुए हैं। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 7,000 रुपीज़ की एसआईपी और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 11,000 की एसआईपी है। एज है आपकी 57 ईयर्स की, और आपने कहा है कि पहले एसआईपी बहुत कम की थी और मार्केट गिरने के बाद आपने इसे डबल कर दिया है। और आप ये कह रहे हैं कि आपको अपने पैसे हाइब्रिड फंड में कब स्विच करने चाहिए। आप गवर्नमेंट टीचर हैं, तो यदि 57 ईयर्स की एज है और मान लीजिए 60 ईयर्स में आपका रिटायरमेंट है, तो उस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अग्रेसिव है। यहाँ पर आपको इमीडिएटली बदलाव करने चाहिए। हाँ, यदि रिटायरमेंट के बाद पेंशन है और इन पैसों को आपको हाथ नहीं लगाना है, लंबे समय तक आप इन्वेस्टेड रहने देंगे, तब तो अलग बात है। बट यदि आप इस हिसाब से बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको अपनी एसआईपी रोकनी होगी और इन पैसों को विड्रॉ भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो बिल्कुल आपको इन फंड्स में एसआईपी नहीं करनी चाहिए। या इनमें से कुछ फंड्स तो मैं कहूँगा बिल्कुल आपको उन फंड्स में एसआईपी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि उनमें से एक एक्सिस स्मॉल कैप फंड है और उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। तो स्मॉल कैप मिड कैप में ये वक्त मेरे हिसाब से आपके लिए एसआईपी करने का सही नहीं होगा, यदि 3 साल के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो 37,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं, 1,03,000 का लमसम आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, और इस हिसाब से मैं कहूँगा कि आपको बिल्कुल बदलाव करने ही चाहिए। तो स्मॉल कैप मिड कैप में एसआईपी रोक दें। आप ज़्यादा निवेश जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में आप कर सकते हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड में भी लमसम किया हुआ है, उसको रहने दें। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी हाइब्रिड फंड है, उसमें भी आप रहने दें। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी एसआईपी आप जारी रख सकते हैं, ब्लू चिप फंड में जारी रख सकते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप में आप एसआईपी रोकिए। पोर्टफोलियो में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन के साथ साथ स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट की तेजी को देखते हुए बहुत ज़्यादा रिस्क ले लेना
कई बार नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों इसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।